हम सिल्वर वेडिंग का तीसरा पार्ट है वो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। शुरू करते हैं। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता था कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही, एक बार ऐसा कहता तो तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना, यह काम मैं अपने पैसे से करने की कह रहा हूँ। मतलब ज्वाइंट अकाउंट तो दूर की बात, छोटे छोटे खर्चे अगर जो घर के करते तो उसमें तहस दिखाता था कि मैं ये सब अपने पैसे से कर रहा हूँ, आपके से नहीं। जो आप नुक्ताचीनी जो कमियां निकाल रहे हैं, इस प्रकार का व्यवहार वो अपने पिता के साथ करता था तो यशोधर बाबू को पसंद नहीं आता था। इस क्रम में मतलब इसी सीरीज़ में आगे बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया था। कैसे ये क्वार्टर अपना बनाया? अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा था। पिता की सलाह है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। कभी कारपेट बिछवा रहा था, कभी पर्दे लगवा रहा था, कभी घर में सोफ़ा आ रहा था, कभी डनलप वाला गद्दा डबल बेड का, कभी सिंगार मेज आ रही थी, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया, कहता यही कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे, ये मेरी चीज़ है। मतलब पूरी धोस है वो दिखाता था अपनी चीज़ों की और अपनी सैलरी से खरीदी हर एक वस्तु की। क्वार्टर भी उसका हो गया था, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, इनका ही काम करेगा, कह देगा कि पैसे मैं दे रहा हूँ इसको, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ करता है, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, मतलब सुनकर भी अनसुना कर देती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं, अब उनको चिड़चिड़ापन भी नहीं आता। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुद ही सड़कों पर टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को, पटे हुए मतलब उनसे भरे हुए, मलबे से भरे हुए लानों को, जो खाली मैदान है उनको पार करके स्क्वायर से उस कोने से पहुँचे जिससे 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े थे, अभी टूटे नहीं थे। इन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती पे उनका नाम लिखा है YD पंत। मतलब 3 ही क्वार्टर बचे हैं इस पूरे एरिया में, और 3 में से एक दो में कोई नहीं रहता, एक ही क्वार्टर में रहते हैं, और इस एक ही क्वार्टर की तख्ती है, जो नेम प्लेट है उस पर लिखा हुआ है YD पंत। अर्थात इन 3 क्वार्टरों में से एक में जो आबाद है, अर्थात जिसमें घर की मतलब एक फैमिली रहती है, वो क्वार्टर किसका है? YD पंत यशोधर पंत का। बाकी दोनों क्वार्टर खाली पड़े हैं और जो बाकी थे वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो गए हैं, दोबारा से उनमें नई और सुंदर बिल्डिंग बन गई है। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज ये सारा वाकया है, वो ऑफिस से आए हैं, ये सोचते सोचते फिर आए, अब घर के पास आ गए हैं। तो इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज YD पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह तो नहीं आ गया। क्वार्टर के बाहर बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें, गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई फंक्शन है, लेकिन यशोधर बाबू को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर मेरे घर में कोई फंक्शन है। तो उनको ये धोखा हो गया, शायद मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण, यशोधर बाबू का जो बड़ा बेटा था, जो विज्ञापन कंपनी में काम करता था, 1500 रुपया कमाता था, तो उसका नाम भूषण है। भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था, कह रहा था गिव माई वॉर्म रिगार्ड टू योर फादर। मतलब अपनी जो विशेष है अपने फादर को देने के, उसके फादर को देने के लिए कह रहा था। यशोधर बाबू वहीं ठिठक गए, थोड़ा सा रुक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरी क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा?
मतलब घर के जो बड़े हैं, मालिक हैं, उनको पता ही नहीं है उनके क्वार्टर में आज कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है। उनका जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया, खुद ही अपना, जो करते होंगे ये लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। इस तरीके से अपना सवाल और अपना जवाब ही उन्होंने दिया। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगर बाँ का टॉप पहने हुए है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं, तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे बिल्कुल समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। मतलब उनके जो पिता यशोधर बाबू है उनको अपनी बेटी की ड्रेस भी उनको गलत लगती है कि ये सही पहनावा नहीं है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है, इसे ही पहनती है। पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, कहती है वह सिर पर पल्लू पुल्लू अब नहीं लेगी, मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने से, समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है, दुनिया के हिसाब से चलेगी, फैशन के हिसाब से मॉडर्न दिखेगी। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली, बालों में खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। अब उम्र के हिसाब से हमें अपना रहन सहन बदल लेना चाहिए। अगर उम्र के बुढ़ापे के पड़ाव पे हैं तो ये खिजाब, ये लाली हमें शोभा नहीं देती, ऐसा नज़रिया यशोधर बाबू का था। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही डूब के रहे। मतलब वहीं आधुनिक लोगों में उससे वो दूर ही रहना पसंद करते थे। उन्हें बच्चों को इसलिए शिकायत थी, उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों में से ही मिक्स करते हैं। जो एलडीसी टाइप हैं, जो वहाँ के जो पुराने लोग हैं उनके साथ ही मिक्सअप होते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। तब तक वो बेचारे अंधेरे में ही वहाँ खड़े रहे। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और कुछ रिश्तेदार हैं अब भी वहाँ पर जमे हुए थे। अभी भी वहाँ पर जश्न का माहौल था। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हैं आप। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे, आपका इंतज़ार करके मेरे बॉस है वो गए थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली सी हंसी हंस दी। अब हमारे कहाँ सिल्वर वेडिंग हुई? जब से, अब ये क्या कहते हैं सुनिए, तब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार मतलब महीने के कमाने लगा, तब से। यह टिप्पणी की थी चंद्रदत्त तिवारी ने। अब ये चंद्रदत्त तिवारी कौन है? इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्तेदार से यशोधर बाबू का भांजा भी लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उनसे ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ न आता हो, तथापि वह बखूबी समझते हैं कि जो इतनी ये शान शौकत है घर में, जो इतना बदलाव है, इससे लोगों को है वो बहुत ही ईर्ष्या होती है। छोटी सी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंशन अलाउंसेस एंड तुम्हारा अदर पैकर्स पा जाना कोई मामूली बात है वो नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हमेशा कि ये क्या हुई, समहाउ इम्प्रॉपर समझा हर चीज़ को, मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, हमेशा उन्होंने यही टिप्पणी की बच्चे जब भी कोई चीज़ लाए। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती थी कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं ये नई चीज़ें आने के बावजूद। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया। आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होती, मतलब ठीक नहीं लगती। तथापि वह जानते हैं कि गैस न होने पर वह इस नगर के चपरासी की श्रेणी में मान लिए जाते अगर गैस नहीं होती। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यही नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है।
कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट भी हैं कि घर में आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य है वो समझते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी थी। तथापि उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर को जन्मदिन पर कभी कोई लड्डू तक नहीं आया, जिसने अपने विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार रुपये कर्जा निकाल कर किसी बिना फंक्शन के धूमधाम के किया, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। वो इस चीज़ को देखकर अंदर ही अंदर खुश भी था। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। इस हिसाब से आज पूरे 25 वर्ष पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, और इन्हीं की सहायता से यशोधर बाबू का जो बेटा है बड़ा, अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है उनको। उन्हें लगता है किसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। उनको लगता है कि गिरीश की वजह से भूषण है वो बिगड़ गया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है। अगर वो कहते हैं कि गिरीश के कारण है, तुम्हारे भाई के कारण मेरा बेटा बिगड़ रहा है, तो पत्नी भी गुस्सा होती है। देखो, मायके की बुराई सुन के हमेशा ही पत्नी गुस्सा होती है। जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। इस तरीके से उनकी पत्नी रिएक्ट करती है। भूषण ने अपने मित्रों, सहयोगियों, देखो यहाँ पर उसके बेटे की क्वालिफिकेशन आपको पता लगी, सेकंड क्लास में बीए किया था, सेकंड डिवीज़न बीए में आया है। ऐसे लड़के को अगर इतनी अच्छी नौकरी दिलवाई तो इसका कारण वो गिरीश को मानती है यशोधर बाबू की पत्नी। भूषण ने अपने मित्रों, सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया, वो उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्टर, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज भी उसको भली भांति आते हैं। अपने आप को मोड़ दर्शाने की कोशिश यहाँ पर यशोधर बाबू ने की है। किसनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक बात है वो सही ठहरी है, लेकिन अपनी बात नहीं छोड़नी चाहिए। अर्थात उड़ना चाहिए पर अपनी धरती को नहीं छोड़ना चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलनी चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया, तो यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। भाई उसने अपने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात है वो मालूम हो रही थी। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। फोटो वोटो खींची गई। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी ही थे। उनको ये बात रियलाइज कराई गई। एक टुकड़ा केक खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि वो लड्डू ही खा ले, तो भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर अब इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है, संध्या की पूजा नहीं की है। इस पर भूषण को गुस्सा आ गया, झुंझला गए, तो बब्बा पहले जाकर संध्या ही कर लीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, यशोधर ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में बहुत ज़्यादा देर लगाई, इतनी देर की ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए ना, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक यशोधर बाबू ने खींच लिया। जब बैठक में मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए।
वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, कहीं ना कहीं उसका ध्यान भगवान में लग जाए, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे बार बार। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी से मरते हैं, जो हुआ होगा से ही मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, अमीर हो गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। अर्थात बुढ़ापा है उसमें सभी इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ है ब्रह्मचारी है अमीर है गरीब है। बुढ़ापे में जो बुजुर्गों की जो केयर नहीं होती उस तरफ यहाँ इशारा किया गया है। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ, हाथ में डंडा धारण किए इस किसंदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किसंदा शाम को 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किसंदा पर्वत करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में अपनी शंकाएं, अपने जो डाउट है वो उनसे क्लियर करते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे, बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किसंदा तो वही अकेलेपन का खटरा गला अपने पर आमदा से मालूम हुए। अर्थात बुढ़ापे में उनको जो अकेलापन महसूस हुआ वो कहीं ना कहीं उनके यशोधर के मन में भी घर कर गया था। तो उनके अकेलेपन पर ही सवाल है वो अलापते नजर आई। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है ना, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए वहाँ पर आ पहुंची कि क्या आज पूजा पे ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे। उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले आए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्होंने किसंदा से ही विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ थे। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर? यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा। अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बाबा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिससे सज आएगी वही करेंगे, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भाई किसने, कौन भूल गया ये पैकेट? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा प्रेजेंट व्रेजेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। कहकर शर्मीली सी हंसी है यशोधर बाबू हंस गए। भूषण ने सबसे बड़ा पैकेट उठाया और उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के जाते हैं तो बहुत बुरा ही लगता है। आप इसे पहनकर जाया करें। अब ये बात भी यशोधर बाबू को कहीं ना कहीं समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। यशोधर बाबू को ये बात भी कहीं ना कहीं खटकती है कि बच्चे ने ये नहीं कहा कि भाई मैं दूध ले आऊँ, बल्कि ये कहा कि जो ऊनी गाउन पहनकर आप है वो दूध ले आए। ठीक है, तो ये बात भी उनको कहीं ना कहीं बुरी लगी। अब इस जितना अभी पढ़ा है इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है वो कहाँ पर आपको लगता है कि वो कहानी की मूल संवेदना है वो बन सकता है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव? आपको लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है वो इस कहानी में ज़्यादा है वो नज़र आ रहा है। देखो, सिल्वर वेडिंग कहानी में युवा पीढ़ी को पाश्चात्य रंग में रंगा हुआ दिखाया गया है।
जो युवा पीढ़ी है, जो यशोधर बाबू के बच्चे हैं, वो युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे तरीके से पाश्चात्य रंग में रंगे हुए हैं। इस पीढ़ी की नज़र में भारतीय मूल्य और परंपराओं का कोई स्थान नहीं है। वे रिश्तेदारी, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि सब को छोड़कर पश्चिमी परंपरा को अपना रहे हैं। परंतु यह कहानी की मूल संवेदना नहीं है। कहानी के पात्र यशोधर पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। भले ही उन्हें घर में अकेलापन सहन कर पड़ रहा है, सारे घर वाले एक तरफ हैं, यशोधर बाबू अपने आप को एक तरफ महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। वे अपने दफ्तर व घर में विदेशी परंपरा पर टिप्पणी करते हैं। दफ्तर में वो चड्ढा पर टिप्पणी करते हैं, उनकी जो चौड़ी मोरी वाली पतलून है, ऊंची एड़ी वाले सैंडल हैं, वो उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। इससे वो तनाव भी उत्पन्न होता है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पीढ़ी अंतराल के कारण ज़्यादा रहता है। तो इस पाठ की जो मूल संवेदना है वो मेरे अनुसार बच्चों पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं बल्कि पीढ़ी अंतराल है, वो होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। तो जब वो उनको कहते हैं कि भाई गाउन है, ये पहनकर आप दूध लाइए, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटी पिता का पजामा कुर्ता इतनी देर में उठा लाती है, इसे पहनकर गाउन पहनो आप। थोड़ा सा ना नुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। मतलब ये बच्चों की रिक्वेस्ट है, यशोधर बाबू ने मान ली। गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। मतलब पहली बार उन्होंने ड्रेसिंग गाउन है वो पहना था, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों की एक ओर में जरी से नमी आई। उसका मतलब मन है वो कहीं ना कहीं पसीज गया, मतलब वो मन है कहीं ना कहीं भर आया। उन्होंने कहा कि उनकी यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा यह कह रहा है कि आप इस सवेरे ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लाया करें। इस कारण से उनके आंखों में पानी आया या खुशी के मारे उनकी आंखों में पानी आया, यह कहना मुश्किल है। पर इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूं। ये बात यशोधर बाबू को चुभ गई और इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में ऐसा लगा कि किसंदा उतर आए हैं, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। अर्थात उनको ये महसूस होने लगा कि एक दिन मेरी मौत भी जो हुआ होगा से ही होगी। अर्थात मेरे बच्चों को भी शायद ये कोई फर्क ना पड़े कि मुझे क्या बीमारी है। जैसे किसंदा की मृत्यु से उसके भाइयों को बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ रहा था कि उनकी मृत्यु किस कारण हुई, और ना ही उन्होंने कारण जानने की कोशिश की। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देने का प्रयास कर रहा है? इस कहानी में पीढ़ी अंतराल सबसे प्रमुख है, जनरेशन गैप है वही सबसे प्रमुख है, और यही इस कहानी की बच्चों मूल संवेदना है। क्योंकि कहानी में प्रत्येक कठिनाई इसलिए आ रही है क्योंकि यशोधर बाबू अपने पुराने संस्कारों से, नियमों से, कायदों से बंधे रहना चाहते हैं, और उनका परिवार, उनके बच्चे वर्तमान में जी रहे हैं जो ऐसा कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। यदि यशोधर बाबू थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते, उनका नेचर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता, उनका स्वभाव थोड़ा बहुत लचीला होता, तो लचीले हो जाते, तो उन्हें भी बहुत सुख मिलता और जीवन भी खुशी से व्यतीत है वो कर पाते। एक और क्वेश्चन बन सकता है, पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। सिल्वर वेडिंग इस पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार अजीब सा था। उन्हें पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि उनके अनुसार यह सब अंग्रेजों के चोचले हैं। अपनी पत्नी और पुत्री की ड्रेस उनको इम्प्रॉपर लगी, विस्की इम्प्रॉपर लगी, केक भी नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा होता है, लड्डू भी नहीं खाया क्योंकि श्याम की पूजा नहीं की है, पूजा में जाकर बैठ गए ताकि मेहमान चले जाएं। उनका ऐसा व्यवहार बड़ा ही इम्प्रॉपर लग रहा था, हमें भी इम्प्रॉपर लग रहा था। वे कहीं किसी जगह पर जरा सा भी समझौता कर लेते तो शायद इतना बुरा है वो नहीं लगता। तो ये सब क्वेश्चन हैं बच्चों यहाँ पर बने हैं। आप सारे क्वेश्चन हैं वो ध्यान से सुनिए, बार बार वीडियो को देखिए, तो आपके सारे जो डाउट्स हैं सब क्लियर है वो हो जाएंगे।
अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और तैयारी भी बहुत अच्छे से करिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लासेज है, हो सकता है सेशन पता नहीं कहाँ तक ऑनलाइन जाए। तो उम्मीद है आपको हमारी बात ध्यान से समझ आ रही होगी और आप ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।